अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हम ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको कि नहीं? हेलो। आ रही है सर। ठीक है, कोई बीच में कोई वो तो नहीं हो रहा ना, एको तो नहीं हो रही? नो सर। चलो ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे एक बात बताएं, आपने प्रेशर के हवाले से कौन कौन से फार्मूले पढ़े हुए? जी बेटा, प्रेशर के हवाले से आप लोगों ने कौन कौन से फार्मूले पढ़े हुए? एक आपने पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एक फार्मूला आपने पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसमें पी प्रेशर था। पी प्रेशर था और ये मेजर्ड इन पास्कल था। प्रेशर था और पास्कल में मेजर हो रहा था। और इसमें वी क्या था? वॉल्यूम। ये मीटर क्यूब में मेजर हो रहा था। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जी बिल्कुल, ये जो कुछ मैं लिख रहा हूं ये नोट्स में मौजूद है। ठीक है ना, जो वो नोट्स आपको भेजे गए थे ये उन्हीं का, और आज आखिरी दिन है इस चैप्टर का बेटा। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और उसके बाद एन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। और बेटा टी क्या था? टी टेम्परेचर इन केल्विन। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन बेटा। ठीक है कि नहीं? ये चीजें थी। फिर आपने एक और फार्मूला पढ़ा था, पीवी इज इक्वल टू एन के टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी में और एन के टी में कोई खास फर्क नहीं था, स्वाई ये एक में नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड था और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड था। कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, अगर फर्ज करें एटॉमिक गैस है, या अगर वो प्लाज्मा है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन उसमें। और के क्या था? के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के जो था वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। और आर की वैल्यू आपको पता है 8.31 जूल्स पर केल्विन मोल थी। बेटा इसमें जो ये के है ये केल्विन टेम्परेचर का है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर था? वो 1.38 माइनस 23 जूल्स पर केल्विन मॉलिक्यूल था। ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बराबर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय ओवोगाड्रोस कांस्टेंट। और के बराबर था आर ओवर एन ए के। इसके बाद हम अब आगे चलते हैं। ये पढ़ा था। फिर हमने कल जब क्लास खत्म हुई थी तो कल हमने आखिर में एक ये चीज भी प्रूव की थी, 1/3 एन एम ओवर वी सी स्क्वेयर। बेटा ये जो है ये इक्वेशन ऑफ प्रेशर है, जो बताती है कि प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, प्रेशर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। प्रोपोर्शनल क्या है? इट इज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये फार्मूला हमने प्रूव किया था। किसी को इसके प्रूफ में कोई मसला तो नहीं था? कोई बंदा जो उसके प्रूफ के हवाले से डाउटफुल हो या उसमें कोई इसको इशू हो? सर जी मैं सुन रहा हूँ। सही आपने इस तरह किया ना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को इकट्ठा करके कांस्टेंट लगा दिया। हाँ लेकिन आपको पता है इसका तो आपको आपके सामने याद है इतना लंबा तो एक प्रूफ भी आया है ना, ऐसे तो नहीं मैंने ये लिख दिया। ये देखिए हम 2 दिन तो इसके प्रूफ पे लगे रहे हैं, ये सारा इसका प्रूफ है। ठीक है सर, समझ आ गई थी। हाँ ये सारा जो था
जिसमें एवरेज फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इसका प्रूफ एक्चुअली यहां से शुरू हुआ था, यहां से इसका प्रूफ शुरू हुआ था। ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज और ट्रांजैक्शन ऑफ द बैंक और वो सैलरी की बातें, वहां से ये शुरू हुआ था। और इवन इससे भी पहले, जिसमें वो हमने वो वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ा था, जो इससे रिलेटेड इसमें नहीं है लेकिन हमने पढ़ा था, उससे शुरू करके हम ऑल द वे इस पर यूं आते गए, चलते गए, चलते गए। ये हमारा सारा टॉपिक इस तरह से पढ़ा। ठीक है कि नहीं यहाँ पे? ठीक है। अब आज जो बेटा हम चीजें पढ़ेंगे, आज हम इस चैप्टर का बकायदा इख्तिताम करेंगे। ठीक है कि नहीं है? और वो बातें क्या है वो चीज देखिए। टॉपिक का नाम है प्रूव दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है जो केल्विन में मेजर हुआ हो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? वो जो केल्विन में मेजर हो। प्रूव दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। the average kinetic energy of a molecule। ये जनाब आपसे पूछे, ये टॉपिक है। अच्छा देखें, जो ऊपर प्रूफ था ना बेटा, ये वाला देखें, जिस पर काफी ज्यादा देर लगी। अब ज़ाहिर है ये क्वाइट लेंथी प्रूफ है, ये बहुत लेंथी प्रूफ है। इस पे कम से कम हमारे 3 दिन लग गए थे। तो बेटा ये प्रूफ पेपर में कम कम आता है। ये नवंबर 94 में पहली दफा, नवंबर 94 में आखिरी दफा मुकम्मल पूछा गया था, यानी पूरे 20 नंबर का नवंबर 94 में पूछा गया था। मैंने खुद वो क्वेश्चन देखा था। उसके बाद ये बहुत पार्ट्स में आता था, यानी इसका कोई छोटा पार्ट आ गया, या उसका कोई एक, इसमें से कोई एक लेग आ गई, कोई छोटी सी एक पोर्शन के ऊपर उसने क्वेश्चन पुट कर दिया, उस तरह से क्वेश्चन आता था। लेकिन जो ये अभी मैं प्रूफ करवाने वाला हूं, ये तो चूंकि छोटा सा प्रूफ है, तो ये बड़ी दफा है। यानी ये जो अभी क्वेश्चन कराने लगा हूं ना, ये आप समझें कि उन्हें कुछ भी ना समझ आ रही हो तो उठ के ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यानी अगर उन्होंने फोर्स करें पूरा पेपर बना दिए, पूरा पेपर उनको याद हो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल पे, तो हमने क्वेश्चन ही नहीं पुट किया, वो उठाएंगे और ये क्वेश्चन पुट कर देंगे। ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखो कि इसमें आपका, इसका मेथड 1 आपके सामने पेश करता हूं। मेथड 1 ये है कि आप कहें कि वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एन के टी। ये पहली इक्वेशन है आपके, ये हमें पता है। एंड वी ऑल्सो नो ये, वी नो दैट एंड वी ऑल्सो नो दिस थिंग। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इन्हें क्या करें आप? वी नो दैट दिस, उसको भी कंपेयरिंग बोथ, क्या होगा? कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा? जी मुझे बताएं, कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा? एन कट रहा है। यार यहां तक ठीक है, कोई मसला तो नहीं है यहां तक? और डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा? एनर्जी की वजह। ये देखें, अब आपको पता है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है,
of one molecule. अब E के is proportional to T. That means prove हो गया कि average molecular kinetic energy is proportional to the temperature. बेटा average molecular kinetic energy is proportional to the absolute temperature. ठीक है कि नहीं? अच्छा बेटा, आप लोग ये याद रखें, आपको याद है मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का आपको वो पास्टुलेट्स लिखवाए थे, अगर आपको याद हो। बेटा हमने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के पास्टुलेट्स लिखवाए थे, उसमें आप ये चीज देखो कि एक मिनट ठहरे, वो जो आपको नोट्स है, मैं एक मिनट देख लूं किधर है वो। ये नोट्स है, इसमें ये देखें, ये देखें, ये ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, स्टेट द बेसिक अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। स्टेट द बेसिक अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें मैंने 4 पोस्टुलेट्स लिखवाए थे आपको, मैंने इसको कहीं पर भी ये मेंशन नहीं, आप देखें पढ़ लें दोबारा। पहला था जी कि द मॉलिक्यूल्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस और पार्टिकल्स व्हिच आर इन कांस्टेंट, रैपिड, रैंडम, इरेटिक, zigzag, haphazard, perpetual motion। ये बेटा मार्किंग स्कीमों से मुझे जितने वर्ड्स मिले मैंने उठा के सारे एक जगह ठोक दिए, ठीक है कि नहीं है, ताकि आपको वो पूरा पता चल जाए। फिर कहा जी नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, देयर आर नो। एंड द, मतलब ये 2 सेंटेंसेस हैं, ये एक अलहदा सेंटेंस आ गया यहां तक, और यहां से फिर सेंटेंस अलहदा से शुरू होता है। ये मार्किंग स्कीम से चूंकि लिखा है, थोड़ा सा वो मैंने ब्रीफ कर दिया इसको। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल, इस नहीं कहना चाहिए, आर नेग्लिजिबल। Collision with each other and with the wall of container are perfectly elastic. Particles behave as elastic, hard, identical spheres. Time of collision is negligible to between the time if collision is negligible compared to the time between collision. Total volume of all molecules when packed together is negligible compared to the volume of container. Molecules can be considered as point particles. Volume of molecule is negligible. बेटा बाज लोग इसमें एक 5वां पोस्टुलेट ऐड करते हैं, और वो कहते हैं कि जी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाज लोग बेटा इसे ऐड करते हैं, यहाँ पर जो आपने भी प्रूफ नहीं किया, ये देखें जो अभी आपके सामने प्रूफ हुआ है, जो मैंने आपको उधर प्रूफ किया है, यहां पर मैं नोट्स में भी दिखा देता हूं कि ये प्रूफ हुआ हुआ है नोट्स में, कहीं आप ये ना समझे कि वो प्रूफ ही नहीं हुआ हुआ। ये देखिए यहां पर उसको प्रूफ किया हुआ, ये देखिए प्रूफ दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये देखें ये प्रूफ आपके सामने है, यही प्रूफ मैंने अभी किया आपको। प्रूफ दैट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वो ये आपने यहां प्रूफ किया, ये आज आपने प्रूफ किया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, कि क्या आप समझते हैं कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 5वां पोस्टुलेट होना चाहिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का? जी जी, क्या आप समझते हैं कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? क्या इस बात को 5वां पोस्टुलेट होना चाहिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का? राहिम आप जवाब दें, डू यू थिंक सो कि ये मतलब है बात, ऐसा होना चाहिए? सर बात तो सही है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे या नहीं ये यही मैं postulate? आप बताएं ना, आप समझते हैं कि इसे इंक्लूड करना चाहिए यहाँ के? मैंने तो नहीं लिखा इसे, आपका क्या ख्याल है? सर मेरे ख्याल से भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए इसको, पोस्टुलेट्स में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा मरियम आप बताओ, मरियम।
सर मेरे ख्याल से करना चाहिए बिकॉज है तो ठीक कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो अच्छा, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अहमद अब्दुलरहमान, आपका क्या ख्याल है? अहमद। जी सर। हाँ, करना चाहिए इसे इंक्लूड। सर होना तो चाहिए क्योंकि है तो ठीक। अच्छा बेटा, मेरी बात सुने। ये जो बात है ना, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, अब आप एक बात सुने। आपको मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, सारे मार्किंग स्कीमें उठा के बनाए हैं, और फिर मैंने इसे शामिल या नहीं किया। सर एवरेज नहीं होगा। हाँ, इसी से अंदाजा लगा ले कि ये नहीं आता इस जगह पर। ठीक है कि नहीं? ये इसके मेन पोस्टुलेट्स का हिस्सा नहीं है। और आप खुद देखें कि ये एक कंक्लूजन है। क्या ये एंड ऑफ द चैप्टर पे अपीयर नहीं हो रहा? यार, पोस्टुलेट क्या चीज होती है? पहले तो मुझे पोस्टुलेट होता क्या है। पोस्टुलेट वो फंडामेंटल स्टेटमेंट होती है जो बगैर प्रूफ के लिखी जाती है, जिसे आप एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो आपकी सिंपल ऑब्जर्वेशन होती है, आप उसे मैथमेटिकली आपने नहीं उसको प्रूफ किया हुआ होता। वो खुद वो बेसिक ब्रिक होती है, उसके ऊपर ब्रिक्स रखी जाती हैं फंडामेंटल पोस्टुलेट के ऊपर। वो खुद नहीं, उसके नीचे कोई ब्रिक नहीं होती, उसकी एक्सप्लेनेशन कोई खास नहीं होती, उसकी मदद से बाकी चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। पहली बात तो आप ये देखें, जब आप कुछ, अगर आप फर्ज करें लेट से आप अपनी कोई स्टेट अपना एक नॉर्मल स्टांस नहीं लेते, आप यही सुन लें कि टीचर ने नोट्स देते वक्त ये कहा था कि मैंने मार्किंग स्कीमें दबा के देख के इकट्ठे बैठ के बनाए हैं नोट्स उनसे, उसका मतलब उनमें तो ये है ही नहीं है, मैंने तो नहीं शामिल किया। फिर आप ये नोट करें कि ये इसके 12th आखिरी पेज पर आकर डिराइव हो रहा है। इसका मतलब है ये कंक्लूजन है, ये फंडामेंटल एज सच अज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन नहीं है। और जब आपको पता है, मैंने आपको बताया ना कि हमारी एक ही जो कैम्ब्रिज के एग्जामिनर से फेस टू फेस मुलाकात हुई थी, और उसमें हम 2 दिन उनके साथ रहे थे, हमने उनसे बहुत सीखा था। वो बहुत लर्नड आदमी थे। उन्होंने जितनी बातें की वो मुझे सारी जुबानी याद है। उनमें से उन्होंने एक बात यह भी कही थी, उस जमाने में ना ए लेवल में एक राइटर थे, ए लेवल फिजिक्स बाय टॉम डंकन। अगर आप देखें ना लाइब्रेरी में जाकर, तो एक ए लेवल फिजिक्स की बुक पढ़ी है, टॉम डंकन राइटर है उसका। तो कैम्ब्रिज के जो हेड एग्जामिनर थे उनका नाम था माइक क्रंडल, और एक बुक उनके नाम पर भी, अगर आप ओसीआर की बुक्स देखें तो उनमें से एक बुक माइक क्रंडल के नाम की है, जिसमें माइक क्रंडल उनका वो है, वो भी राइटर भी है। तो वो कह रहे थे, कहते हैं ये टॉम डंकन है ना, इसका दिमाग एक दिन खराब हो गया। वो अपने वाकयात सुना रहे थे। कहता है ये मुझे कहने लगा कि जनाब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो है ना ये फंडामेंटल पोस्टुलेट्स में। तो वो बड़े फखर से अपना कारनामा सुना रहे थे। कहते हैं मैंने 3 घंटे लगाए, मैंने उसकी तबीयत सेट कर दी, और उसको मैंने प्रूफ कर दिया कि ये कंक्लूजन है, ये फंडामेंटल नहीं है, ये एज सच एज्यूम्ड नहीं। तो ये इसलिए इसका मतलब है कि ये एक पक्की बात है कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। एक करेक्ट स्टेटमेंट है, मगर ये कंक्लूजन है, ये फंडामेंटल में से नहीं है। तो ये पोस्टुलेट का हिस्सा नहीं बनेगा। ये देखें, ये उधर नोट्स में अपीयर भी नहीं हो रहा। ठीक है कि नहीं है? और जब उसने सर ने कहा कि सर माइक क्रैंडल ने कहा कि टॉम डंकन का भी यही ख्याल था, तो इसका मतलब है बाज दफा बड़े बड़े टीचर्स का ख्याल आ जाता है कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और वो इसको मेन पोस्टुलेट्स में लिखवा देते हैं। ये मेन पोस्टुलेट्स का हिस्सा नहीं। ठीक है, ये याद रखें, ये कंक्लूजन्स में से है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आए, इसकी एक और डेरिवेशन भी है। देखिए, ये दूसरी एक और डेरिवेशन भी हुई है। आए इसको भी देख लेते हैं। आपने यहां पर स्टार्टिंग इक्वेशंस ली है ये दो, आप यूं भी तो ले सकते थे।
एंड देन डिवाइडेड बाय 2। देखिए यार, आपने प्रूफ कर दिया, थोड़ा लेंथी प्रूफ किया, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में है, क्योंकि बाज का तो वो क्वेश्चन में खुद ही कह देता है कि आप इस इक्वेशन से स्टार्ट करें। वो आपको फोर्सिबली ऑर्डर दे देता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशनों से स्टार्ट करो और प्रूव करो। अगर आपके अपने इख्तियार में हो तो आप हमेशा ये दो इक्वेशनें लिया करें, इनसे जरा जल्दी हो जाता है, उसमें जरा 3 स्टेप्स फालतू हो जाते हैं। किसी ने इसमें से मुझसे कुछ पूछना है तो मैं हाजिर हूं, मुझे बताएं। जी बेटा, जी, किसी ने कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं। सर छोटा एम क्या होता है? छोटा है मास ऑफ वन मालिक्यूल होता है। छोटा है मास ऑफ वन मालिक्यूल होता है जी। छोटा एम क्या होता है? मास ऑफ वन मालिक्यूल होता है जी। और सर आर ओवर एन ए क्या है? आर, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके यूनिट्स हैं जूल पर केल्विन मोल। ठीक है ना, ये कोई पर मोल के हिसाब से डिफाइंड है। जब आप इसको ओवोगैड्रोस कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, ओवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। जब आप उससे उससे डिवाइड करते हैं तो आपके पास के आ जाता है। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? जूल, ये जनाब एक और कांस्टेंट है जूल पर केल्विन मॉलिक्यूल वाला। इसमें हम मॉलिक्यूल नहीं शामिल करते, लेकिन ये पर मॉलिक्यूल के हिसाब से डिफाइंड हुआ है। तो जो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो वन मोल के लिए है, उसे ओवोगैड्रो से डिवाइड करें तो वो वन मॉलिक्यूल के लिए कांस्टेंट आ जाता है। आर की वैल्यू जो है वो 8.31 जूल पर केल्विन मोल है। और ये जो बोल्ट्जमैन, ये वाला जो के है ना, ये केल्विन नहीं है, ये कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 है, और जूल्स पर केल्विन। इसमें जो ये के है ये केल्विन वाला है, ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये जूल्स पर इसमें मॉलिक्यूल, जो कि पर मॉलिक्यूल हम लिखते नहीं है, मगर इसमें मॉलिक्यूल का भी असर है। जी बेटा, मुझे बताएं, कोई पूछना तो नहीं है? जी, नहीं जी, सर। सैफ अली साजिद, अब्दुल्ला शमीम, समझ आ गया सर। यूर अ ग्रेट बॉय। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और अगला जो हमने बात करनी थी आपसे, अच्छा, इस एक छोटी सी बात पर कितने क्वेश्चन आए हैं? आए जरा छोटी सी बात पर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आए। 3/2 KT इज इक्वल टू 1/2 MC डैश स्क्वेयर पे क्वेश्चन। सबसे पहले तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर यह आता है कि फाइंड द RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मूविंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्ज करें कि ये ऑक्सीजन का कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर, ठीक है कि नहीं, और इसमें मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, ठीक है कि नहीं। वो कहता है फर्ज करें ये सारी ऑक्सीजन गैस है, और उसने कहा जी कि इसका कंटेनर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है इस पे RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालें। जी, तो वो क्या है आप खुद देखें। 3/2 KT, 3/2 के की वैल्यू क्या है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर क्या है? 40 + 2 73 इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है वन मॉलिक्यूल का? 32। तो उसका वो है ना रिलेटिव एटॉमिक मास उसमें है, उसको केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे जी? कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 × 10⁻⁻27। ये मास ऑफ वन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, और यहां पर आ जाएगी आपके पास C² जनाब। ये अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आता है? 2 से कट गया, 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 40 ऐड करेंगे 273 में तो क्या बनता है जी? 40 ऐड करेंगे 273 में तो क्या बनता है जी? 300। 313।
ये इससे जो भी आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, इससे जो भी आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड, और वो आप निकाल लेंगे। मुझे बताएं यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है जी? ये इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया जी। क्या, अच्छा कोई आंसर, ये वैल्यू निकाल के मुझे बताए क्या आता है जी? ये वैल्यू मुझे निकाल के बताएं कि क्या आती क्या है? जी सही आ रही है 493.9। क्या आ रही है? 493.9। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, इसके साथ बेटा जो कनेक्टेड क्वेश्चन आता है ना, वो कहता है जी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसकी स्पीड 493.9 है, तो जनाब 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? वो आपसे बजा तौर पर ये क्वेश्चन आता है। एक टेम्परेचर पे स्पीड निकलवाई हुई होती है, दूसरी पे भी अक्सर पूछते हैं। अब बंदा क्या करे? क्या दोबारा इस इक्वेशन को लगाए? ना ना ना, ये बेवकूफी हरगिज ना करें। इसका तरीका बताता हूं आपको। ये देखें, आपको पता ना 3/2 KT1 इज इक्वल टू 1/2 MC², और यहां पर ये स्पीड आप ले लें 1, इसके साथ सबस्क्रिप्ट अटैच कर लें यूं, और ये 1 यहां लग गया। इसी इक्वेशन को दोबारा लिखें, 3/2 KT2, ये लिखें। अब बड़ी इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा आपके पास? ठीक है कि नहीं? अब ये कट गया। हमेशा इस इक्वेशन को याद रखें। अगर उन्होंने एक टेम्परेचर पर आपको मॉलिक्यूलर स्पीड दी हुई है और दूसरे टेम्परेचर पे मांगी है, हमेशा ये यूज करें। कभी कोई जरूरत नहीं है दोबारा वर्किंग करने की। आपको अगर पता है कि 40 डिग्री पर स्पीड पता है, तो 40 का क्या होता है? 273 प्लस 40 केल्विन में ये होगा। दूसरा टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 240 पे मांगा है, उसको लिखें 273 प्लस 240। और ये वाली पहली स्पीड आपको मालूम है वो कितनी है? 493.9। और यहां से ये दूसरी निकाल लें। इस तरह से आप आराम से C2 निकाल लेंगे। जी, मसला तो नहीं है कोई? बताएं, मुझे समझ आ गई है? सर आपने रेशो कर लिया ना बस सिंपल से। हाँ बस, और इसको अब आगे तो ये क्या आता क्या है? ये इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या बनता है जनाब? 315 ओवर, उसको जो लेकर आए, आगे कर लेंगे कि नहीं कर सकेंगे? 632.3। ठीक, 632। 0.3। इस इक्वेशन पर और कौन से सवाल आए हैं? एक दफा उसने क्वेश्चन दिया, कहता है जनाब हाइड्रोजन गैस है, कहता है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ी है। उसने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालें जी। तो जाहिर है आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 KT के बराबर है। ये क्या है? एक ही मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है ना। आपने क्या करना था? बोल्ट्जमैन की वैल्यू यहां पुट करनी थी, और यहां टेम्परेचर 273 प्लस 17 डालकर आपने निकाल लेना था। ये काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल आ गया। आगे उसने 1 या 2 नंबर का एक सवाल पूछ लिया। उसने कहा व्हाई दिस काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन था। ये मैं सन भी बता देता हूँ, ये 2001 का क्वेश्चन था।
अच्छा, मुझे कैसे याद रह गया? टीचरों को बेटा हमेशा वो क्वेश्चन याद रहते हैं जो बच्चे बल्क में गलत करते हैं, और वो क्वेश्चन आसान होता है, तो टीचरों को वो क्वेश्चन याद रह जाता है। उनके उसमें लाशऊर में होता है, उनको पता होता है कि ये बच्चों ने गलत किया था और ये इतना गलत क्वेश्चन था नहीं, ये डिजर्व नहीं करता कि ये गलत हो। बच्चों ने इसमें बोंगियां मारी, उन्होंने लिखा जी द मास इज नेग्लिजिबल। और अल्लाह के बंदों, अगर मास नेग्लिजिबल है तो इक्वेशन में क्यों अपीयर हो रहा है? बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इसके बराबर है ना 3/2 kT के। अगर मॉलिक्यूल का मास कम होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और अगर कोई हैवी गैस है, जिस तरह फर्ज करें आपको पता है क्लोरीन गैस है, क्लोरीन का जो ये वाला मास होता है ये काफी बड़ा होता है, एक आपको पता है क्लोरीन 271 हो जाएगा, तो उसमें आप उसको बेशक कन्वर्ट तो करते हैं इस तरह से लगा करिए इसके साथ, लेकिन आप देखें उससे फिर काइनेटिक एनर्जी क्लोरीन की ये स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन वो बराबर 3/2 kT के ही है। एक टेम्परेचर पर ये देखें, ये क्लोरीन का मास है यहां आ रहा है, और यहां 3/2 kT है, यहां पर हाइड्रोजन का मास आ रहा है। अब देखें यहां पर, चले मैं इसको पहले आसान कर देता हूं, थोड़ा सा इस तरह कर देता हूं। अगर ये क्लोरीन का मास है m1 और ये उसकी स्पीड है, तो ये एक टेम्परेचर पर ये हाइड्रोजन का मास और है। अगर टेम्परेचर यहां पर फर्ज करें 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 290 केल्विन हो जाएगा। उसी टेम्परेचर पर हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी और उसी टेम्परेचर पर क्लोरीन के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो सेम होगी। और इसका मतलब है कि अगर क्लोरीन के मास हैवी हैं तो उनकी स्पीड कम होगी, और हाइड्रोजन का मास कम है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मगर जो वो है उनका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है वो सेम ही रहेगी। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, मैंने कहा बात शुरू हुई थी कि हमने पूछा कि 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ mc डैश स्क्वायर पे मशहूर क्वेश्चंस कौन से आए हुए हैं। तो मैंने बताया कि इस पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि उसने कहा कि जी 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकाल दें आप। तो बच्चों ने 3/2 kT लगाया और उन्होंने वो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। अगले पार्ट में उसने कहा कि अच्छा जी उसमें आप वो मास क्यों नहीं शामिल किया आपने, वाई यू हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जो बच्चे नहीं डीप सोचते उन्होंने फटाफट जवाब लिख दिया कि बिकॉज मास इज नेग्लिजिबल। वो अल्लाह के बंदो, अगर मास नेग्लिजिबल है तो वो इक्वेशन में अपीयर क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज कमिंग इन द इक्वेशन में उसका आने का फिर तो क्या बनता है, नेग्लिजिबल नहीं है। इसको यहां देखें, साफ सुथरा करके मैं दोबारा लिखता हूं, ये कोई गैस है। सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्वेश्चन ये है कि जनाब उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालें। ये क्वेश्चन था, हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालें, ये क्वेश्चन था। तो आपने क्या किया जनाब, आपने 3/2 kT है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में क्या बनता है, 290 केल्विन बनता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये इक्वेशन तो हर गैस पे आप लगा रहे हैं, अगर आप इस पे हाइड्रोजन पे लगाएंगे तो उसका मास कम है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है कि नहीं। यही इक्वेशन आप क्लोरीन पे लगाएंगे, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल का मास ज्यादा है तो उसकी स्पीड कम होगी। एक ही टेम्परेचर पर क्लोरीन के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, और जो हैवियर जिसके मास है उसकी स्पीड स्लो होगी, और जो उसकी मास छोटा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मगर दोनों का हाफ mv² बराबर रहेगा। ये जवाब था उस सवाल का कि एक टेम्परेचर पर जो गैस जिसके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े हैं और ये उसी टेम्परेचर पर एक गैस जिसके मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हैं, दोनों की सेम स्पीड होगी, दोनों की सेम स्पीड नहीं, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी होगी, आई एम सॉरी, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। अब अगर दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी होगी तो इसका मतलब है कि अगर जिसके मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसकी स्पीड मॉलिक्यूल्स की कम होगी, और जिसका मास
जो है वो कम है, उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा होगी, मगर उसका जो हाफ एम सी डैश स्क्वायर है वो एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहे, वो एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहे। ठीक है कि नहीं? ये थी बात जो मैंने आपको बतानी थी। इसके अलावा इस पर कौन कौन से क्वेश्चन आए? मेरे बड़े बड़े सवाल आए। जी बेटा, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एट वन टेम्परेचर, एट वन टेम्परेचर। अब इस पे देखें सवाल कौन कौन से हैं जी। इस पे एक क्वेश्चन ये बड़ा ज्यादा आता है, ये क्वेश्चन बड़ी दफा आया हुआ है कि इसको वो एस्केप स्पीड से कनेक्ट कर देते हैं। कल मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाते हुए ये बात बताई थी, मगर मैंने दूसरे चैप्टर उसमें पढ़ाई थी, उसमें एस्केप स्पीड से किस तरह कनेक्ट कर देते हैं। वो इस तरह कनेक्ट कर देते हैं इसको कि वो ये कहते हैं कि फर्ज करें कि ये कोई प्लेनेट है, फर्ज करें मून ही बता देंगे आप, वो कहेंगे जी मून की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उन्होंने कहा अगर मून के ऊपर एक एटमॉस्फेयर होता तो उस पे हाइड्रोजन अगर होती तो उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड निकालें इस टेम्परेचर पर। तो बंदा 3/2 kT करके ऐसे ये लगाकर मॉलिक्यूल्स की स्पीड निकाल लेता। 3/2 1.38 -27 टेम्परेचर -40 प्लस 273। हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 × उसको मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दें। ये नंबर, इस नंबर से डरे नहीं, ये नंबर आपको बुक में दिया होगा, पेपर में ही आपके पेज नंबर 2 पे लिखा होगा। सी सर -27 या -23 ये इसका -27 है, ये -27 है सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओ अच्छा, उसका आई एम सॉरी, ये यू आर राइट, शाबाश, वो -23, आई अपोलोजाइज। ठीक, ये यहाँ -27। अच्छा जी, अब आप मुझे एक बात बताएं, इससे आपके पास फर्ज करें स्पीड ऑफ लाइट निकल, वो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकल आई। फर्ज करें ऐसी कैलकुलेट किए बगैर मैं कह देता हूं कि जनाब वो फर्ज करें है 632 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही मैंने मार दिया हवा में शॉट मार दिया। फिर वो कहेंगे जी मून की एस्केप स्पीड बताएं। मून की एस्केप स्पीड क्या है? 2 gm/h। फर्ज करें वो आंसर आ गया 500 मीटर पर सेकंड। उसमें ना जो मॉलिक्यूल की स्पीड होती है ना, वो एस्केप स्पीड से ज्यादा आ रही होती है। वो क्वेश्चन पूछते हैं अच्छा जी इसको और इसको कंपेयर करके बताएं कि मून का एटमॉस्फेयर क्यों नहीं। तो आप उसे बताएं कि मून की एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए थी, एस्केप स्पीड, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए थी, जो किसी चीज के पास हो तो वो मून को छोड़ देगी, वो मॉलिक्यूल्स के पास उस टेम्परेचर पर वैसे ही थी, वो तो उसका सारा एटमॉस्फेयर भाग गया। यानी अर्ली मून का शायद कोई एटमॉस्फेयर था, मगर वो आस्ता आस्ता एस्केप कर गया, और मून की ग्रेविटेशनल पुल वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप इट्स एटमॉस्फेयर इंटैक्ट। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप इट्स एटमॉस्फेयर इंटैक्ट। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो जी, बाकी सबको बेटा बाकी सबको कोई मसला तो नहीं है? हेलो जी, नहीं सर। अच्छा अब आप देखें कि आपको पता है बड़े बड़े अजीबो गरीब पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक पेपर में क्वेश्चन ऐसे आया, कहता है जी कि ये प्लेनेट अर्थ है और ये फलां हाइट है, ये आर है और ये हाइट है। उसने कहा इस हाइट पे एस्केप स्पीड निकालें। ज़ाहिर है उस हाइट पे एस्केप स्पीड इस तरह से निकालेंगे। फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि इस स्पीड इस हाइट पे टेम्परेचर जो है वो इतना है -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। सही R+H होना चाहिए। हाँ R+H, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसने कहा कि इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स, यहां अगर गैस हो, हवा हो, तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो मॉलिक्यूल्स क्या होगी? वो 3/2 kT करके उसकी स्पीड भी निकालवा ली। अब अगला क्वेश्चन पूछा उसने, क्या किया? उसने अगला क्वेश्चन पूछा कि एक स्पेस शटल उड़ी प्लेनेट अर्थ से, वो इस हाइट पर जब पहुंची तो अनफॉर्चुनेटली वो फट गई। उसने कहा कि वो स्पेस शटल को जो फ्यूल दिया गया था, पेट्रोल तो उसमें था ही ऊपर जाने के लिए, मगर वो अपने साथ रेडियो एक्टिव फ्यूल कैरी कर रही थी,
और बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल यहां बिखर गया चारों तरफ, ऊपर क्लाउड्स बन गए उसके। कहता है इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर करके बताएं कि क्या हमें डरना चाहिए कि वो सारा नीचे की तरफ गिरेगा या उसमें से काफी डीप इन स्पेस चला जाएगा। कैसा मजे का क्वेश्चन है। सर हाँ हाँ ये सर रेडियो एक्टिव मटेरियल सॉलिड है। जी। सर रेडियो एक्टिव मटेरियल सॉलिड है तो इस पे इक्वेशन कैसे लगा रहे हैं आप ऊपर वाली? नहीं नहीं, मेरी बात सुने, जब वो वहां फटा तो एक गैसियस क्लाउड की शक्ल में आ गया ना, उस वक्त तो वो गैस ही थी। अच्छा सर ठीक है। जी अब मुझे एक बात बताएं, सैफ अली साजिद, आपने मेरा सवाल सुन लिया है बेटा कि नहीं? सुन लिए समझ सर, भी आया कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? समझ आ गया और आप सर। देखो कितना अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, कितना टेक्निकल सवाल पूछा, कितना रेलेवेंट सवाल पूछा, कितना यूजफुल क्वेश्चन पूछा। ठीक है, राजा अजीम आपने भी सुन लिया सबने कि नहीं बेटा? किसी ने? उमैर, उमैर बेटा ये सवाल सुना है कि नहीं सुना? ये बात जो मैंने की समझ आई कि नहीं आई? ठीक है सब लोगों को। ठीक है अब आगे चलते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। मैंने कहा 3/2 KT देखें कहां कहां आई है। 3/2 KT बड़ी अच्छा, 3/2 KT पर और भी एक मजे का सवाल आया। कहता है उसने एक कंटेनर दिया हुआ था, कहता है इसमें फला मालिक्यूल इस स्पीड से जा रहा है, फला मालिक्यूल इस स्पीड से जा रहा है, कोई एक पर्टिकुलर मालिक्यूल। कहता है उसका मास उसने दिया, कहता है इस पे लगा के जरा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर तो बताओ। तो बच्चों ने वो उसकी वेलोसिटी उठाकर इधर पुट कर दी और उसका मास भी दिया हुआ था वो भी यहां पुट कर दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी पुट कर दिया, एक टेम्परेचर आ गया। केल्विन में फर्ज करें 290 केल्विन आया और उसको बाद में डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया तो वो आ गया जी 13 डिग्री सेंटीग्रेड। उन्होंने कहा इसी कंटेनर में एक और मालिक्यूल था, वो मूव कर रहा था 500 मीटर पर सेकंड से। और फिर उन्होंने खुद कहा कि अगर उस पर ये इक्वेशन लगाओगे 3/2 KT की तो उसका टेम्परेचर तो जरा ज्यादा आता है जी, मुमकिन है फर्ज करें 19 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि यार एक ही कंटेनर के अंदर दो डिफरेंट टेम्परेचर कैसे हो सकते हैं? क्या जवाब है इसका? हाँ जी, ये जिससे मैं पूछूं वही जवाब दे इसका। जिससे मैं पूछूं सैयद मोहम्मद इब्राहिम द ग्रेट, आप बताओ बेटा। सैयद मोहम्मद इब्राहिम बेटा आप दो जवाब इसका। जी क्वेश्चन ये है कि एक ही कंटेनर में, मेरे बेटे ये बड़ा सादा सी बात है, इफ यूर लिसनिंग ये बहुत आसान। अब्दुल्ला कुरैशी, अब्दुल्ला कुरैशी, अब्दुल्ला, फरजान आपके ख्याल में क्या जवाब है इसका? फरजान सर क्वेश्चन रिपीट कर क्वेश्चन दीजिए। ये है कि उसने एक कंटेनर के अंदर उसने कहा कि ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई गैस है। कहता है इस गैस का एक मालिक्यूल इन 400 मीटर पर सेकंड पे ट्रेवल कर रहा है। उसने कहा उस पर उसने ना आपसे इक्वेशन लगवाई यूं करके और उसकी ना उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर निकलवा लिया, फर्ज करें वो आ गया 13 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसने कहा इसी कंटेनर के अंदर कोई और मालिक्यूल था जो 500 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर फर्ज करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड आया। उसने कहा ये डिस्क्रिपेंसी क्या है? फरजान ये क्वेश्चन है बेटा। सर मॉलिक्यूल्स का मास नहीं वो सेम डिफरेंट हो गैस थी, सकता है। सेम गैस थी। सर वो रेंज होती है ना एक टेम्परेचर में गैस की स्पीड की। अच्छा मैं आपको बताता हूँ बात ये बेटा। सर कन्वेक्शन क्यों नहीं है नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसका जवाब बड़ा सादा सा है। इसका जवाब ये है कि किसी कंटेनर में कोई मालिक्यूल तेज जा रहे होते हैं, किसी कंटेनर में कोई मालिक्यूल सारे एक स्पीड से तो मूव नहीं कर रहे होते, कोई तेज होता है, कोई स्लो होता है, कोई फास्ट होता है, कोई मीडियम होता है। ये जो फार्मूला आपके पास है
ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल के लिए है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर है। ये अकेले अकेले मॉलिक्यूल्स पर लगाने के लिए तो इक्वेशन नहीं बनी है भाई। ऑफ कोर्स एक कमरे में कोई मॉलिक्यूल कभी तेज मूव कर रहा होगा, उसी कमरे में उसी टेम्परेचर पर कोई मॉलिक्यूल स्लो भी तो होगा ना, सारों की तो एक स्पीड नहीं होती है। तो ये जो हाफ एम सी डैश स्क्वायर है बाबा, ये एक कांस्टेंट स्पीड है, एक एवरेज स्पीड है। ये जरूरी तो नहीं कि उसकी वो हो, जिस तरह मैं आपके बारे में कह दूं किसी स्टूडेंट के बारे में कि ये 90% मार्क्स इसके लेता है ऑन एवरेज, तो क्या वो हर दफा 90 लेता है? कभी उसने कम भी तो लिए होंगे, कभी ज्यादा भी तो लिए होंगे। तो वो जो उसका 90% का बिहेवियर है वो आप उसका एवरेज बता रहे हैं। इसी तरीके से एक कमरे में, जिस कमरे में मैं बैठा हुआ हूं, इसमें सारे मॉलिक्यूल्स इस वक्त एक स्पीड से तो नहीं मूव कर रहे, कोई तेज है, कोई आस्ता है, कोई बहुत तेज है, ऐसा है कि नहीं है? जी जी। सर तो आप जो ये फार्मूले में हाफ एम सी वी डैश सी डैश लगाते हैं, ये वाली चीज, ये क्या है यार? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ये एवरेज है यार। ये you should not be applying this equation to individual molecules simultaneously at one time। एक ही कमरे में आप इकट्ठे तो नहीं ना इस तरह लगा सकते यार। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? हाँ सर सर आप उस दिन पढ़ा रहे थे कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट एक्स वाई और जी में सेम हाँ होती है सर। तो उस वक्त मैंने भी तो यही कहा था कि मतलब हर मॉलिक्यूल की सेम मैंने थोड़ी होगी। एवरेज बेटा कहा था, बट यू नो आई वाज ऑलवेज अगेन सेइंग एवरेज एवरेज एवरेज। I can't be specific about one molecule. There can be a molecules which might be moving faster along x-axis, and there are other molecules which are moving slower. But this is the average kinetic energy of one molecule. जी, मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है? जी नहीं सर। बाकी लोग भी बताएं बेटा। सैयद फहद नोमान, सैयद फहद नोमान, जी हाँ। अब आप देखिए, मैंने आपको, अगर अब आप पास पेपर्स उठाएं और 3/2 KT इज इक्वल टू हाफ एम सी डैश स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20-25 सालों में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। मैंने उसकी सारी टाइप्स आपको बता दी कि इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके से आया हुआ है, और वो आई होप कि आप इंशाल्लाह ताला उसको कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? आपको मैंने इसके सारे टाइप्स बताए हैं कि ये इस तरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह भी क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जी एक दफा पूछे क्या हुआ, ये बड़ा मजे का सवाल, बड़ा मजे का सवाल आपको बताता हूँ। एक दफा उसने कहा जी वाटरफॉल है, ठीक है कि नहीं, पानी गिर रहा है, ये आबशार है ऐसे करके, कहता है ये 24 मीटर की हाइट है। जी कहता है 24 मीटर की हाइट है, और उसने कहा वाटरफॉल है। उसने कहा कि इसमें एवरेज, उसने कहा कि अगर इफ वी एज्यूम, अच्छा जी, अगर वो कहे कि जी कि ऑन, अगर हम ये कहें कि वन, जो वो क्या कहते हैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो आप पॉसिबल राइज इन टेम्परेचर बताएं एज द वाटर रीचेस बॉटम। तो बच्चों ने MGH लगाकर, वो नहीं होता MC डेल्टा थीटा, ओ लेवल में पढ़ा था ना आपने कि नहीं? ये टॉपिक बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको सिर्फ वैसे बात कर रहा हूं। उससे उन्होंने ना, बच्चों ने वो राइज इन टेम्परेचर निकाल लिया जी, वो आया 0.056 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगला सवाल उनका पूछे क्या था? अगला क्वेश्चन ये था, अब देखिए क्वेश्चन पेपर का बता रहा हूं आपको, और बहुत पुराना नहीं है ये, पिछले 17-18 साल या 15 साल पुराना क्वेश्चन है। कहता है ये सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई है ना, ये सारी इस तकसीम होगी सारे मॉलिक्यूल्स में। तो अगर फर्ज करें, उन्होंने कहा जी कि ये आप कह लें
n मॉलिक्यूल्स थे, फर्ज करें जी n मॉलिक्यूल्स थे, एक मॉलिक्यूल के हिस्से कितनी आएगी? वो बच्चों ने MgHo और n करके निकाल ली। उन्होंने कहा अगर आपको पता है कि 3/2 kT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल होता है, तो अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। बच्चों ने कहा जी ठीक है पार्ट्स। उन्होंने कहा अगर वो मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिली है, वो उठाकर इधर पुट करें तो उस तरह टेम्परेचर निकालें। वो बच्चों ने उस तरह टेम्परेचर निकाला तो वो 0.34 केल्विन आ रहा था। उसका आखिरी क्वेश्चन था 2 नंबर का कि 3 नंबर, कहता है ये वैल्यू और ये वैल्यू फर्क क्यों आ रही है? चले मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ सर वो एक इक्वेशन गैस की है जी। सर, वो जो इक्वेशन वो गैस की है, इसमें वाटरफॉल में पानी है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। ये वाली इक्वेशन जो है ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। वाटर पे लगेगी तो गलत आंसर ही देगी, वाटर पे लगेगी तो गलत आंसर ही देगी, ठीक है कि नहीं है? तो हम बेटा अपनी क्लास को यहाँ पर अब खत्म करते हैं, ठीक है कि नहीं है? और यहाँ पर हम इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देते हैं, ठीक है कि नहीं? एक मिनट है, मैं इसको एंड कर दूं। अब ये यहाँ